तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल और मन से स्वागत करता हूं। मैं कहूंगा कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की समझ लो जान है। क्या है मेरे भाई? जान है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, जहां से क्वेश्चन आना और रिएक्शन आना फिक्स है, तय है। समझ लो ये बात मेरी, आप बिल्कुल ध्यान से। तो मैंने कहा आज पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। एक एक रिएक्शन को समझना है और यही से याद करके जाना है। ये गारंटी मेरी है याद करवाने वाली। क्लियर है बात? बस आपको क्या करना है, क्लास में पूरा ध्यान लगाना है। जो भी चीजें मैं नोट कर रहा हूं उसको क्या करना है, एकदम बढ़िया से छापना और पूरे ध्यान से समझना है मेरे मित्र। क्या करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए? रूल वही है, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, ध्यान बोर्ड पे लगाओ और बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ऊर्जा भयंकर भर लो, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। और मैंने कहा कि इस चैप्टर में मेरे भाई हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें से पहला आपके सामने लिख दिया मैंने इथेनॉल। क्या क्या चीजें हमें इसके बारे में जाननी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी रिएक्शन मेरे लिए जरूरी है, सब एकदम चिट्ठा खोल के आपके सामने रख दूंगा। एक एक चीज की खोपड़ी में छेद कर देंगे दोनों लोग मिलकर के, और आपको छापना और समझना है, बस इतना सा काम कर रहा है। बाकी आपका बड़ा भाई देख लेगा। एकदम तैयार हो, बहुत बढ़िया तरीके से आओ। पहले ध्यान लगाओ, फिर नोट करना बाद में। हमने कहा जब हम इथेनॉल की बात करेंगे तो सीक्वेंस में एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए। तो मैं कहूंगा भैया सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए इसके केमिकल फॉर्मूले के बारे में। पहली चीज हमने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भैया, इसका केमिकल फॉर्मूला हमें पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो केमिकल फॉर्मूला मेरे भाई लिख सकते हैं हम इसका, आप खुद याद करो। ईथ का मतलब क्या हुआ? दो कार्बन। एन का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड, बोले तो एल्केन। और ऑल का मतलब हुआ OH जुड़ा है। तो हम कहेंगे इसको लिख सकते हैं CH3 CH2OH। एक तरीका इसका लिखने का ये है। क्लियर है बात? CH3 CH2OH ये भी इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है। इसके अलावा मेरे भाई अगर मैं दूसरी तरीके से लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा C2H5OH। अरे ये क्या जादू कर दिया भैया ने? कोई जादू नहीं किया मेरे भाई। हमने क्या किया है, दोनों कार्बन को एक साथ लिख दिया है, पांचों हाइड्रोजन को जोड़ के एक साथ लिख दिया है, OH को लास्ट में जोड़ दिया है। तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो अगर ये भी आपको लिखा मिल जाए समझ लेना इथेनॉल है, ये भी लिखा मिल जाए तब भी समझ लेना इथेनॉल ही दिया गया है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा वो भी आपको समझा दे रहा हूं। दूसरी चीज जो आपको जाननी चाहिए वो है मेरे भाई इसका स्ट्रक्चर। आओ मेरे भैया जरा स्ट्रक्चर जान लें। हमने कहा दो कार्बन है मेरे भाई, तो दो कार्बन बनाओ। पहले एक कार्बन, दो कार्बन जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से, बिल्कुल सही बात है। पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। एक हाइड्रोजन, दुई हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। दूसरे पे दुई जुड़े हैं, एक दुई दुई। अब एक पर जुड़ा है भैया OH। तो ये है फॉर्मूला किसका मेरे मित्र? CH3 CH2OH, बोले तो इथेनॉल। और उसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। मैंने कहा दो कार्बन जोड़े, पहले पर 3 हाइड्रोजन, दूसरे पर 2, और उसी कार्बन पे जुड़ा है OH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। दो चीजें आपको पता चली, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। अच्छा भैया इसका कॉमन नेम क्या होता है? बहुत आपको मजा आ जाएगा। कॉमन नेम सुनोगे तो एक अलग ही तरंग दौड़ेगी। कैसे? अरे भैया इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। क्या बात कर दी सर आपने, बिल्कुल मतलब खतरनाक वाली। इसी को बोलते हैं अल्कोहल। समझ रहे हो बात को भैया? अल्कोहल इसी का फॉर्मूला मतलब नाम है, जिसको हम लोग एक्चुअली में केमिकली इथेनॉल बोलते हैं। और केमिकल फॉर्मूला इसका हो जाता है CH3 CH2OH। बात क्लियर? एकदम झिंगलाला, बहुत शानदार, खतरनाक। इसके अलावा मुझे फिर पता होनी चाहिए कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं मेरे भाई। तो मैं जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट है, बस वही आपको समझा के छपवा रहा हूं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से एक एक चीज को समझना है और नोट करना है। हमने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी इसकी, बहुत जबरदस्त जबरदस्त प्रॉपर्टीज के पास होती है। कौन कौन सी मेरे भाई? कौन कौन सी बोलो, कौन सी? पहली प्रॉपर्टीज की होती है भैया, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लो भैया एकदम शानदार बात, जानदार बात, खतरनाक बात। हमने कहा भैया ये लिक्विड होता है कहां पर? रूम टेम्परेचर पे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात? कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं। हम समझ गए कि रूम टेम्परेचर पे ये जो होने वाला है वो
लिक्विड फॉर्म में होने वाला है। बहुत बढ़िया, शानदार। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे भाई, इट इज एंटी फ्रीज। लो भैया, तगड़ी प्रॉपर्टी। एंटी फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है जमना, जम जाना, और एंटी का मतलब होता है अपोजिट। मतलब ये किसी भी चीज को फ्रीज नहीं होने देता। पानी में अगर इसको मिला देंगे तो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को खतरनाक खत्म कर देगा, मतलब पानी भी फ्रीज नहीं होने वाला है। इसका मतलब होगा कि यहां पे लिख लो, डज नॉट फ्रीज। बात समझ में आई? फ्रीज नहीं होगा, जमेगा नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी देख ले हमने। अच्छा भैया, इट इज अ गुड सॉल्वेंट। ये भी बात ध्यान रखनी है कि भैया ये सॉल्वेंट बहुत बढ़िया होता है, मतलब इसमें किसी भी चीज को आसानी से घोला जा सकता है। ज्यादातर कंपाउंड इसमें आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए हम कहेंगे इसको गुड सॉल्वेंट। बात बहुत शानदार है, खतरनाक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, बहुत तगड़ी बात बता दी मैंने। अब देखो भैया, कभी कभी मोलर मास से भी क्वेश्चन बना देता है। मोलर मास छोड़ो और आसान बनाता हूं इसको, मॉलिक्यूलर मास इसको कहो तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मेरे भाई, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मॉलिक्यूल का मास, और मॉलिक्यूल का मास मतलब होता है, देखो मॉलिक्यूल बना किससे है? गुरुजी, एटम से बना है। तो जितने एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, सबका एटॉमिक मास जोड़ दो और जो निकल के आएगा वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अगर मैं फॉर्मूला इसका देख पा रहा हूं तो कार्बन 2 है, मतलब कार्बन 2, एक कार्बन का मास 12 होता है, तो 2 कार्बन का हो गया 24। बात शानदार है। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 5 1 6, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यू, तो भैया 6 का कितना हो गया? 6 हो गया। प्लस में ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 यू, एटॉमिक मास 16 यू। सबको जोड़ दो भैया। हमने कहा भैया 16 6 हो गए, 24 6 हो गए 30, 30 में 16 जोड़ दो, हमने कहा 46। ध्यान रखना है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल इज 46 यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया, एकदम आसानी से हम समझ गए जो भी आप समझाना चाहते हैं। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूज भी देख लेते हैं। आओ भैया जरा यूजेस देख लें कि यहाँ इथेनॉल को हम यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहला यूज देखो भैया, ये पहली बात तो वहीं पर यूज नहीं होता है, ये मेडिसिन के रूप में भी यूज हो सकता है। हमने कहा इट इज यूज्ड एज मेडिसिन। अब मेडिसिन में भी कहाँ यूज हो जाएगा? आपको पता है जितनी कफ सिरप बनती है, कॉरेक्स का नाम बहुत सुना होगा, इसके अलावा जितनी भी कफ सिरप होती उन सभी में अल्कोहल डाला जाता है, इथेनॉल डाला जाता है। तो हम कहेंगे इट इज यूज्ड एज मेडिसिन, लाइक भैया कफ सिरप, बहुत बढ़िया। उसके बाद टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, इसमें यूज हो जाएगा। और मेरे भाई एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक मिनट, एल्कोहलिक, ये तो आपका सबसे फेवरेट वाला पार्ट होगा भैया, एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ये है बात, बहुत शानदार। अच्छा एक वर्ड आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो इसको मैं अलग से थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअली में टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है। तो यहाँ पर अलग से स्टार बना के लिख दे रहा हूँ कि टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या है, और क्या है। बहुत ही बढ़िया, देखो टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब होता है आयोडीन में अल्कोहल मिला दिया जाए और वो सोल्यूशन जो बनेगा उसी को बोलेंगे मेरे भाई टिंचर ऑफ आयोडीन। तो मैं कहूंगा सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं है भैया, अल्कोहल में आयोडीन को ही मिला करके जो सोल्यूशन बनाया जाता है उसी को टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। और इसका यूज क्या है? तो हम कहेंगे यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। अब भैया सबसे बड़ा सवाल एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये भी कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जब हमें कभी चोट लग जाती है और हमारा घाव खुल जाता है तो लिविंग टिश्यू पे कुछ दवाइयां लगाई जाती हैं जिससे इन्फेक्शन ना होने पाए,
उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो ऐसे दवाइयां जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए लगाई जाती है उनको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। हम कहेंगे भैया टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन लिविंग टिश्यूज। बात ध्यान रखने की, लिविंग टिश्यूज में जब चोट लग जाए आपके या फिर कहीं भी किसी भी जानवर या जीव जंतु के, तो वहां पे अगर इसको हम लगा देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां पे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और फर्दर इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इसी को एंटीसेप्टिक बोलते हैं। और ये बनता कैसे है मेरे भाई, मतलब इसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन को एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग अगर इसको लगा लेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने वाला है। क्लियर है बात? एकदम शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल का। किसी किसी बुक में आप देख लोगे, भैया कल को मुझे ही गाली दोगे कि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए नहीं, नया वर्ड देखोगे तो नहीं मुझे गाली दे लोगे। तो हम यहाँ पे उसको भी बता दे रहा हूँ, नोट बना के छाप लो। दो कॉन्सेप्ट और, एक तो है डीनेचर्ड अल्कोहल। मुझे ये बताओ अगर मैं वर्ड को तोड़ दूं तो कैसा रहेगा भैया? अपना स्टाइल ही भैया। डी का मतलब हो गया समझ लो उल्टा। नेचर्ड का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है नॉर्मल भैया, किसी का भैया व्यवहार समझ लो। इस तरीके से थोड़ा समझने के लिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। भैया नेचर का मतलब क्या है? नॉर्मल नेचर अल्कोहल का, उसको खत्म कर दिया जाए अगर, तो अल्कोहल को हम लोग पीते हैं, अगर वो पीने योग्य नहीं रह जाता है, उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, तो वो जो अल्कोहल होता है उसी को डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। मतलब अनड्रिंकेबल अल्कोहल विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो भैया अगर किसी अल्कोहल में हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दें और वो पीने योग्य ना रह जाए, ड्रिंकेबल ना रह जाए, अनड्रिंकेबल बन जाए, तो उस तरीके के अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। बात ध्यान रखनी है। और इसी में एक और वर्ड आपको बता दूं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल मेरे भाई, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है प्योर इथेनॉल। प्योर इथेनॉल, तो प्योर इथेनॉल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोल सकते हैं। और अगर डीनेचर्ड अल्कोहल है, इसका मतलब जो अल्कोहल में टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिए जाए जिससे वो पीने लायक ना बचे, अनड्रिंकेबल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल। दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो केमिकल प्रॉपर्टी में आएंगी। उससे पहले जो मलाई मैंने आपको दी है यहाँ पर, उसको क्या करो, जल्दी से चम्मच उठाओ, लपेट के अपने नोटबुक में छाप लो मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहां पर लिखी है, लपेटो। तो मेरे भाई इतने पॉइंट क्लियर है आपको अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी में? सारे पॉइंट जो डिस्कस किए सारे समझ में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क करना, इंपॉर्टेंट। और क्या भैया इंपॉर्टेंट है? केमिकल प्रॉपर्टीज। जरा इसमें देखेंगे क्योंकि रिएक्शंस है और रिएक्शंस हमेशा आपके लिए समझ लेना, केमिस्ट्री में रिएक्शन ही जरूरी होती है। और एक बात की और गारंटी है कि पेपर में कभी एनसीईआरटी से बाहर कोई रिएक्शन नहीं आएगी। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान में बिठा रहा हूँ। जितनी रिएक्शन याद करो जो एनसीईआरटी में दी गई है, बस उसी को याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम। अच्छा भैया, क्या होगा अगर इथेनॉल को हम भिड़ा देंगे सोडियम के साथ? तो होगा क्या, समझेंगे यहां पर बहुत ध्यान से। हमने कहा भैया ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? हमने कहा C2H5OH, चाहे ऐसे लिख लो या लिख लो CH3CH2OH। बात क्लियर है? और इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है मेरे भाई? सोडियम के साथ करवानी है, तो लिखो Na। बात क्लियर है? तो हम कहेंगे इसका नाम हो गया इथेनॉल और इसका नाम हो गया सोडियम मेटल, सोडियम कह लो। अब जब ये रिएक्शन होगा तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सोडियम रिएक्शन करे, एक ट्रिक अपने दिमाग में रख लो कि आगे भी जो इथेनॉइक एसिड में रिएक्शन आएंगे वहां पर भी आपको बहुत काम आएगा। सोडियम हमेशा लपेटेगा इस वाले हाइड्रोजन को जो O के बगल में है। इतनी बात बिठा लेना ध्यान से कि सोडियम किसको लपेटने वाला है? हमेशा H को लपेटेगा जो यहाँ पर किनारे है, इसको नहीं छेड़ेगा। ठीक है, अब होगा क्या देखो ध्यान से, अगर इसको लपेटेगा तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? बनेगा C2H5ONA। लपेट दिया। अब जो H है बाहर निकलेगा तो किसके फॉर्म में निकलेगा?
H2 के फॉर्म में, और ये क्या है, गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। अब ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। मेरे भाई एकदम बढ़िया से मैंने कहा, जब भी सोडियम ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करे जिनके लास्ट में OH है, तो ज्यादातर कंपाउंड में अभी आगे जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ोगे उसमें एक बात ध्यान रख लेना जो आपको बहुत काम आने वाली है, कि Na हमेशा लपेटेगा किनारे वाले हाइड्रोजन को, और फिर उसके बाद जो कंपाउंड बनना होगा बनेगा, लेकिन Na कहाँ लगेगा, H की जगह पर, यहाँ पर। क्लियर है बात। और ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। अच्छा, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमने कहा हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है, तो हमने कहा इसको बनाओ 2, जरा 2 बनाया तो कार्बन भी 2 हो गए, इसको 2 बनाओ मेरे भाई। अब देखो गिनो जरा, कार्बन हो गए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 दूनी 10, 10 2 12। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं मेरे भाई, 5 1 6 और 6 दूनी 12, कोई दिक्कत नहीं है, 12 है मेरे भाई। अब Na 2 हो गए Na 2 हो गए, तो Na को भी बना लो 2। रिएक्शन इज बैलेंस। तो पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इथेनॉल सोडियम से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा जिसको बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। बात क्लियर है, एकदम साफ, बहुत बढ़िया। दूसरी प्रॉपर्टी समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं कहूंगा ये वाली रिएक्शन तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत 30% 40% इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं ना, ये समझ लो 200% इंपॉर्टेंट है। 200%। मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है तो भैया समझ लेना, मैं सत्य ही बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई अभी 2025 में, मैंने कहा 2025 में रिएक्शन पूछी गई है जहां पर हम कहेंगे टू मेक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इथेनॉल से हम लोग बनाने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने कहा अभी जल्दी में 2025 में ये रिएक्शन पूछी गई है, जाके पेपर चेक कर लेना। मैंने कहा एक एक रिएक्शन बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, और ये भी बता रहा हूं किस एग्जाम में आई है, तो समझ लेना जो आपको मैं कंटेंट दे रहा हूं भैया, ऐसे फर्जी नहीं उड़ा दे रहा हूं, ऐसे ही कंटेंट दे रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं। खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ कि भैया हाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दिया। भैया इंपॉर्टेंट है तो क्यों है ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट पेपर में गिरे हैं। अपना स्टाइल है, जो आपके लिए जरूरी है वही पढ़ाऊंगा, फर्जी वाली बात अपने को नहीं करनी है। अब देखो भैया, टू मेक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे, जब इथेनॉल को हम लोग अगर रिएक्शन करवा दे, हीट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तब होगा क्या, H2SO4 उसमें से H2O निकाल देगा। कैसे भैया, जरा स्टेटमेंट इसकी लिख लें। हमने कहा इफ इथेनॉल रिएक्ट्स विद, या तो सीधे कहो हीटेड विद, रिएक्ट मारो बोलिए, if ethanol is heated at 443 केल्विन, ये टेम्परेचर होता है जिस पे हीट करेंगे हम। if ethanol is heated at 443 केल्विन in the presence of concentrated H2SO4, बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स इथीन। अब आप खुद ही मुझे बताओ इथीन का मतलब क्या है, इन लगा है, इन है तो एल्कीन है, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो भैया क्या बन गया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया है। तो होगा क्या मेरे भाई, इथेनॉल को मतलब C2H5OH को, दिस इज इथेनॉल। इसको जब हीट किया जाएगा, हीट करेंगे हम लोग किस पे भैया, एट 443 केल्विन पे, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये दो वैल्यू आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको देखते ही आप रिएक्शन में समझ जाना कि यही रिएक्शन दी गई है। तो होगा क्या, इथीन बन जाएगा। इथीन मतलब C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ पर। अब ये एक्चुअली में हो कैसे रहा है, जरा इसको हम समझते हैं स्ट्रक्चर की मदद से। मैं कह रहा हूँ इसके लिए डिब्बा, इसका घर अलग बना देते हैं, अपने घर में सीखते हैं। हमने कहा जरा इसका स्ट्रक्चर सोचो कैसा होगा। हमने कहा भैया CCOH H H H H H, बात समझ में आई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, यहाँ पर मैंने बना रखा है इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, मैच करो बिल्कुल सही है। हमने कहा जब इसको हीट किया जाता है
इस पर हीट करेंगे तो कंडीशन यहाँ पर लिखिए, कंडीशन फिर से नहीं लिख रहा हूँ, यही कंडीशन सेम है, ये भी चीज यहीं पर नोट कर देना जब इसको नोट करना। तब हीट करेंगे अगर किस पर 443 केल्विन पर, लिख ही देता हूँ यार, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो होगा क्या एक्चुअली में, H2SO4 क्या करेगा, इसमें से H2O मॉलिक्यूल को निकाल देगा, रिमूव कर देगा। मतलब H2O कैसे निकलेगा, OH तो निकलेगा ही, प्लस में एक हाइड्रोजन और लेके जाएगा, तभी तो H2O निकलेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। H2O का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो एक तो हाइड्रोजन यहीं पर था, इसको लपेटा, प्लस में एक हाइड्रोजन और लपेटेगा। अब सोचो इतना मामला अगर बाहर हो गया तो बचे हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि बराबर मात्रा में हाइड्रोजन होंगे दोनों के पास, तो भैया हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, और 4 हाइड्रोजन हो गए मतलब C2H4 बन जाएगा, और 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 2 इधर शिफ्ट हो गए और 2 इधर शिफ्ट हो गए, हेंस इट गिव्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है बात। अगर कोई आपसे पूछे यहां पर H2SO4 का क्या रोल था, H2SO4 का क्या रोल था, कंसंट्रेटेड H2SO4 ने क्या किया इधर में, तो भैया हमको पता है रिमूवल ऑफ H2O क्या है, तो जो भी कंपाउंड H2O को निकालता है, H2O का निकलना कहलाता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन करवाने वाला जो होता है उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। हेंस H2SO4 acts as a डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब क्या है भैया, ये करवाता है सीधे सीधे रिमूवल ऑफ H2O। बात समझ में आती है कि ये भैया मेरे जो H2SO4 है वो हीट करने पर इसके प्रेजेंस में ये क्या करेगा, कंपाउंड से H2O मॉलिक्यूल को निकाल देगा, और जब H2O निकल जाएगा द कंपाउंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने कहा ये रिएक्शन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, 2025 में पूछी गई है और 200% का मार्क लगा दिया है, मुहर लगा दी इंपॉर्टेंट की, समझ लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या करो, मलाई है एकदम छाप लो, फिर दूसरा कंपाउंड चालू करेंगे वो पढ़ेंगे बहुत तगड़े तरीके से, इसको छापो भैया, लपेटो। तो मेरे भाई पहला कंपाउंड एकदम क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड इस चैप्टर में आपको पढ़ना है इथेनॉइक एसिड। जिस सीक्वेंस में हमने इथेनॉल को पढ़ा है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लपेट देंगे इथेनॉइक एसिड को। समझेंगे कि एक बात जैसे वहां पर समझे उसी तरीके से यहाँ पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट सीखने वाले। हमने कहा भैया सबसे पहले वहां पे क्या सीखा हमने, हमने सीखा गुरुजी केमिकल फार्मूला, बहुत बढ़िया, इसका भी पहले केमिकल फार्मूला ही सीखने वाले हम लोग। जी भैया बताओ केमिकल फार्मूला क्या होगा, हमने कहा ठीक है नाम से थोड़ा सोचते हैं कैसे बना सकते हैं। इथेन का मतलब हो गया 2 कार्बन रहेंगे, बहुत बढ़िया, 2 कार्बन होंगे, एन है सिंगल बॉन्ड रहेगा। ओइक का मतलब होता है, देखो आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ओइक एसिड पढ़ते हैं जब हम इसको नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हैं तब। तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा रहेगा, मतलब COOH रहेगा ही रहेगा, तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH3COOH। बात क्लियर है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉइक एसिड। दूसरी बात हमें क्या जाननी है, बिल्कुल मेरे भाई दूसरी बात मुझे जाननी है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखेंगे। 2 कार्बन है तो पहले 2 कार्बन को ऐसे जोड़ दो, पहले पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, बहुत सही। अब दूसरे पे देखो OH लगा है, OH लगा है, एक ऑक्सीजन अकेले जुड़ा है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो इस तरीके से जुड़ गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड, बहुत बढ़िया। अगर उसका कॉमन नेम था तो इसका भी कॉमन नेम होगा, बहुत बढ़िया भैया, नाम तो बिल्कुल कॉमन है। तो कॉमन नेम जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो कॉमन नेम की जब बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम मेरे भाई होता है एसिटिक एसिड। ध्यान रखना मेरे भाई, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है क्योंकि एसिड बेस सॉल्ट में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं एसिटिक एसिड के नाम से। और मैं अगर बात करूं कि ये एसिड कैसा होता है, अब एसिड है तो भैया एसिडिक नेचर में होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भैया आता है अंडर वीक एसिड, तो इट इज अ वीक एसिड। कैसे एसिड है मेरे भाई, ये वीक एसिड है। बात क्लियर है, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा लेकिन थोड़ा सा कम दिखाएगा, तो ये वीक एसिड माना जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसके डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहने वाली है। आओ भैया तुम्हें सुनाए कहानी इथेनॉइक की फिजिकल प्रॉपर्टी, साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो मेरे भाई मजा आ जाएगा एकदम तगड़े तरीके से, समझते रहो लिखते रहो, एकदम कह रहा हूं परम आनंद की
अनुभूति हो जाएगी, गारंटी इस बात की है। हमने कहा भैया फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली बात हमें जाननी चाहिए कि ये मेरे भाई उसके मुकाबले, इथेनॉल के मुकाबले इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, मतलब ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद अगर लो टेम्परेचर में इसको अरेंज करेंगे तो ये फ्रीज भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो सर्दियों में इसका नाम थोड़ा सा कुछ और हो जाता है। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं उससे पहले कुछ कॉमन बातें हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी स्मेल जो होगी विनेगर लाइक होगी, तो हम कहेंगे भैया विनेगर लाइक स्मेल। अब विनेगर लाइक स्मेल क्या होती है? ऐसी खुशबू, ऐसी स्मेल जो भैया सूंघते बिल्कुल नाक पे चढ़ जाती है, दिमाग पे भैया चढ़ जाती है, विनेगर सूंघ लो पगला जाओगे। हमने कहा तो उस स्मेल को एक नाम और दिया गया है, उसको बोलते हैं पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल थोड़ा सा पंजेंट होती है, पंजेंट मतलब जो दिमाग पे एकदम नाक से भैया सूंघो और चढ़ जाए दिमाग पे, बहुत अजीब सी, तो पंजेंट स्मेल उसकी होती है। बहुत बढ़िया बात, एकदम सही। अगली बात क्या है? अगली बात इसके बारे में यह है कि इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 केल्विन। 290 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता क्या है, जरा सा यहां से सीखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होने की वजह से होता क्या है। हमने कहा इसकी वजह से इट ऑफन फ्रीजेज इन विंटर्स। तो सर्दियों के दिन जब आते हैं तो भैया एसिटिक एसिड क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। और फ्रीज होने के बाद थोड़ा सा इसको हम प्यार से दूसरे नाम से बुला लेते हैं, इट ऑफन फ्रीजेज इन विंटर्स एंड इज नोन एज मेरे मित्र इसको बोलेंगे नोन, घर में रखा हुआ, नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। भैया इतना खतरनाक नाम, कोई दिक्कत नहीं, खतरनाक नहीं, देखो ट्रिक से याद करवा दूंगा। जम गया है मतलब ग्लेशियर तो सबने सुना होगा, ग्लेशियर भैया बिल्कुल बर्फ का टीला ग्लेशियर होता है। अब इससे जोड़ो जरा, ग्लेशियर से जोड़ो ग्लेशियर, तो ग्लेशियर मतलब जमा हुआ, तो जमा हुआ एसिडिक एसिड क्या कहलाएगा, ग्लेशियर कहलाएगा। लो सिंपल सी बात है, ग्लेशियर से हमने जोड़ के इसका काम खत्म कर दिया। तो जमा हुआ एसिडिक एसिड जब ठंडियों में जम जाता है तो इसी को हम लोग ग्लेशियर एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। आओ भैया जरा इसके यूजेस देख लें, कुछ यूजेस देख लें। पहला यूज तो इसका है प्रिजर्वेशन में, तो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव खासकर फॉर पिकल्स के प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इस्तेमाल कहां पे हो जाएगा, मेरे भाई, इसका इस्तेमाल हो जाएगा, अच्छा एक चीज और, इसको हम लोग विनेगर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विनेगर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 5 से 8% सोल्यूशन इसी का, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि इसके यूज से हम लोग क्या बना सकते हैं, विनेगर, मतलब यूज्ड टू मेक विनेगर। बात साफ है, बहुत बढ़िया। और इसका यूज परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है, इट इज यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। वाह भैया वाह, जो नहाते नहीं हैं वो क्या यूज करते हैं, परफ्यूम। सीधी सी बात, नो बकवास। जिसने नहीं नहाया भैया वो परफ्यूम लगा के आया है, चाहे मुझे गाली दो चाहे जो करो, मुझे तो यही मानना है कि तुमने नहीं नहाया है तो तुम परफ्यूम लगाओगे, वरना ऐसे ही नेचुरल खुशबू में महको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा भैया मोटी मोटी बात हमने फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर इथेनॉइक एसिड की डिस्कस कर ली है। अब क्या करो, इसको छाप दो एकदम बढ़िया तरीके से। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर है, कॉमन नेम है, वीक एसिड है मेरे भाई, विनेगर लाइक स्मेल होती है, मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, और जब जम जाता है इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं। प्रिजर्वेशन में इसका यूज होता है। 5 से 8% सोल्यूशन इसका वाटर में जब मिला देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विनेगर। और इसका मतलब विनेगर के भी बनाने में इसका काम होगा, और परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें रही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन मैं कहूंगा इसमें रिएक्शन बहुत तगड़ी तगड़ी है, तो क्या करो इसको छापो, फिर हम डिस्कस करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है
और वो डिस्कस होने वाली है केमिकल प्रॉपर्टीज में। लपेटो इसको तो फिर उसकी बात करें। तो मेरे भाई ये बात करते हैं इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और साथ में ये भी बताता चलूंगा कि किस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको क्या रहेगा जरा सा इंपॉर्टेंस थोड़ा सा और रियलाइज होगी। तो मैं कहूंगा सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज की है वो हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद इथेनॉल, मतलब सीधे इसको बढ़ा देंगे किससे भैया, जो हमने पहले पढ़ा, रिएक्शन विद इथेनॉल कि क्या होगा अगर हम इसकी रिएक्शन सीधे इथेनॉल से करवा दें। कोई दिक्कत नहीं है। जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से करवाते हैं तब होगा क्या, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसको ईस्टर बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, हमने कहा इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, CH3COOH। नाम है इथेनोइक एसिड, प्यार से इसको एसिडिक एसिड भी बुलाते हैं, जलवा है इसका बहुत तगड़ा वाला, बहुत बढ़िया। प्लस में हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, C2H5OH। ये किसका फॉर्मूला मेरे मित्र, कहेंगे भैया इथेनॉल का, हमने अभी तुरंत पढ़ा। मैंने कहा जब भी अटैक होगा तो बेचारा किनारे वाला हाइड्रोजन, इसका घर किनारे है गांव के, यही खतरे में आएगा और लपेटा यही जाएगा। मैं कह रहा हूँ रिएक्शन को मजेदार तरीके समझो। मैंने कहा अगर मैं बात करूं, मान लो ये गांव है और गांव में खतरे में कौन रहेगा भैया, सबसे किनारे जिसका घर रहेगा, अटैक उसी पे होगा। अब अटैक होगा तो कौन जाएगा, ये जाएगा बेचारा, इसी घर है, इसी घर में चोरी हो जाएगी और गांव वाले कुछ कर भी नहीं पाएंगे। होगा क्या, देखो ये रिएक्शन होती है भैया एसिड के प्रेजेंस में, ध्यान रखना है, थोड़ा सा एसिड भी इसमें मौजूद होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब इधर भी जा सकती है और इधर से। दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये इस तरफ भी पॉसिबल है और उससे इस तरफ भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं मैं समझा रहा हूं। हमने कहा भैया CH3COOH बोले तो इथेनोइक एसिड, C2H5OH बोले तो इथेनॉल। जब रिएक्शन करेंगे तो ये वाला कंपाउंड जो है C2H5 अटैक करेगा इस पे, H को बाहर कर देगा, तो बनेगा क्या, CH3COOC2H5। क्या बना, CH3COOC2H5, क्योंकि H निकल के जुड़ गया C2H5। अब निकल क्या गया, देखो H यहां से निकला, OH यहां से निकला, दोनों कंबाइन होके बन गए मेरे भाई H2। क्या बन गए मेरे भाई, H2 बन गए। बात साफ एकदम बढ़िया। अब देखो तो ये जो कंपाउंड बनता है इसी को बोलते हैं ईस्टर। जरा सा बात कर ले ईस्टर की, तो हम कहेंगे भाई ईस्टर क्या होता है, ईस्टर क्या होता है। अब क्योंकि इसमें ईस्टर बन रहा है इसीलिए इसको, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, this reaction is also known as esterification। लो भैया, स्टेरिफिकेशन, इस रिएक्शन को हम लोग स्टेरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें ईस्टर बन रहा है। और मैं कहूं ईस्टर होता क्या एक्चुअली में, तो हम कहेंगे भैया ईस्टर क्या होता है, इट इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ईस्टर भैया एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। दे नंबर 1 निखार साबुन में जो खुशबू होती है वो ईस्टर की होती है मेरे भाई। तो इट इज ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यूज्ड टू मेक, यूज्ड टू ना लिखो, हाँ तो यूज्ड इन लिख दो, ज्यादा से रहेगा, यूज्ड इन परफ्यूम्स। मैंने कहा जिसने नहाया नहीं उसने क्या लगाया, परफ्यूम लगाया, परफ्यूम्स, सोप्स एक्सेट्रा। तो जो भी क्या कहते हैं स्मेल वाले सब्सटेंस रहते हैं जिसमें खुशबू डालनी होती है, वो खुशबू डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईस्टर का यूज करते हैं। और इसको बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज की जाती है उसको स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। इसीलिए मैंने इथेनॉइक में लिखवाया ना, परफ्यूम बनाया जाता है तो परफ्यूम कैसे बनेगा, पहले स्टेरिफिकेशन होगा, इसी का यूज करेंगे आगे। अच्छा और मोटी बात करेंगे कि क्या होगा अगर इसी ईस्टर को हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो होगा क्या, देखो ध्यान से, होने ये वाला है, सिंपल सी बात है कि इसी के आगे एक हेडिंग डाल लेना छोटी सी, सैपोनिफिकेशन, इसी का पार्ट है सैपोनिफिकेशन। अभी बताता हूं मैं है क्या एक्चुअली में, पहले रिएक्शन देखो फिर मैं बताऊंगा ये हेडिंग क्यों डाला मैंने। हमने कहा सैपोनिफिकेशन डाल के लिखना कि अब इसको जो ईस्टर बना है CH3COOC2H5 को रिएक्शन करवा रहे हैं मेरे भाई NaOH से, बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब यार रिएक्शन थोड़ा सा क्या है यहाँ पे दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही, इसका मतलब क्या है, फिर मजा आएगा नहीं। तो क्या करो जल्दी से इसको छाप दो। अच्छा यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिता दूं यहाँ पे, 1 मिनट होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां पे रिएक्शन जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर आ जाओ। हमने कहा
अब आगे क्या हो सकता है, CH3COO C2H5 बन चुका है, ईस्टर बन चुका है। अब ईस्टर को हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, किसी बेस से, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दो या तो करवा दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, बढ़िया बेस होना चाहिए। तो इन दोनों बेस से हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे NaOH ले लिया है। अब याद करो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इथेनॉल में, कि जब Na अटैक करता है तो भैया किस पे करेगा, किनारे वाले पे करेगा, किनारे वाला खतरे में आएगा तो ये इसको लपेटेगा C2H5 को और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। अब कहेंगे CH3COO और यहाँ पे जुड़ गया Na। ये जो बना कंपाउंड इसका नाम है सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। और ये जो है इसको हम लोग सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं, सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं। अब ये जो होता है एक्चुअली में इसी तरीके से हम बना सकते हैं सोप भैया। ऐसी लॉन्ग चेन अगर और इसमें जुड़ जाए तो उसको हम बोलेंगे सोप। अब देखो, अब जरा देखो, अगर सोप बन रहा है तो सोप बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन। बोलो भैया बांके बिहारीलाल कीजिए। अब देखो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने कहा यहां से Na बाहर हो गया, यहां से ये बाहर हो गया, अब बचा कौन बेचारा, ये Na तो आके यहाँ पर जुगाड़ से लग गया। अब यहाँ पर बचा कौन, C2H5, यहाँ पे OH बचा, तो हमने कहा प्लस में बन गया C2H5OH। अब जरा देखो क्या यही इथेनॉल नहीं है, क्या यही इथेनॉल नहीं है मेरे भाई, शौक से बोलो क्या इथेनॉल नहीं है। अब मैंने कहा ना ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अगर इथेनॉल से हम ईस्टर बना सकते हैं तो ईस्टर से फिर से इथेनॉल बना सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। बात क्लियर एकदम साफ। हमने कहा अब भैया देखो कुछ बातें और हो जाए, कुछ बातें और होंगी तो इस रिएक्शन को जो दूसरी वाली बनी है इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज, या कॉल्ड कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोन एज सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन। बाप रे बाप, आधा गांव का नाम ले गया, सैपोनिफिकेशन। समझ गए बात को, सैपोनिफिकेशन क्यों है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर सोप। बात क्लियर है एकदम बढ़िया। तो क्या करो इसको छापो, 2-3 प्रॉपर्टी और समझेंगे, 2-3 रिएक्शन। और मैं कहूं कि रिएक्शन पूछे कब गई है तो मैं कह रहा हूं भैया आपको लिख के ले लो, 2025 में आई है, 2024 में भी आई है और लगभग मेरे हिसाब से 2020 में भी आई है। तो 3 साल ये रिएक्शन पूछी गई, मतलब समझ लो इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो मैंने कहा कोई चीज आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ही नहीं जो फालतू होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, इतना ध्यान रखना। तो भैया जो मैं दे रहा हूं आपको मलाई है, भरोसा करो, लिखो, याद करो, एकदम नंबर लेगा बोर्ड एग्जाम में, छापो तो और भी रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो 2-3 प्रॉपर्टी और डिस्कस करनी है, उसमें से मैं कहूंगा भैया हमने अगर इथेनॉल से रिएक्शन करवाया तो इथेनॉल बना दिया, और इथेनॉल से इथेनॉल से रिएक्शन करवाया तो ईस्टर बना दिया, और ईस्टर से हमने बना दिया है सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसीटेट, और प्लस में इथेनॉल फिर से हमें मिल गया है। तो रिवर्सिबल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा, और वही जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यूज करते हैं सोप के मेकिंग में, और इसीलिए उसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। मैं कहूंगा क्या होगा अगर सीधे मैं इसको बेस से भिड़ा दूं, मैंने कहा अभी तक मैंने ईस्टर को भिड़ाया बेस से, अब सीधे इसको बेस से रिएक्शन करवा दूं। हमने कहा दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद NaOH। अगर NaOH से रिएक्शन कर देंगे तो क्या होगा, होगा ये कि भैया जब CH3COOH बोले तो इथेनोइक एसिड को मैं लिख रहा हूं एसिटिक एसिड, कॉमन नेम भी याद करते चलेंगे साथ में। एसिटिक एसिड को हमने भिड़ा दिया सीधे NaOH से। अब खुद तुम बताओ Na किसको लपेटेगा, हमने कहा गुरुजी ने बताया भैया Na हमेशा किनारे वाले पे हमला करे, गांव के किनारे जिसका घर है वो खतरे में है भैया, तो H जो है सबसे किनारे है, तो Na किस पे अटैक करेगा, H पे अटैक करेगा। इथेनॉल वाले कॉन्सेप्ट में बताया कि नहीं बताया, तो बनेगा क्या CH3COO प्लस में निकलेगा क्या, देखो OH यहां से बाहर हुआ, H यहां से, तो क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, फिर से बन गया मेरे भाई सोडियम एसीटेट। बात समझ में आती है, सोडियम एसीटेट बन गया। क्लियर है बात। ये रिएक्शन भी कब पूछी गई, मैंने कहा 2025 में पूछी गई भैया, बहुत सारी रिएक्शन आती हैं। अच्छा और बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद Na2CO3, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया। अब मैं कहूंगा आंख बंद करके आप बता सकते हो, अगर आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट मेरी वीडियो से पढ़ा है, कि जहां पर भी कार्बोनेट होगा वहां पर गैस कौन सी फिक्स निकलती है। देखो मैंने ऐसे ट्रिक बता रखी है ना
कि आप रिएक्शन से पहले ही प्रोडक्ट को बता सकते हो। और ये ध्यान रख लेना, जहां पर CO3 होगा वहां पर 99% में हमेशा CO2 गैस ही रिलीज होगी, ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर ये रिएक्शन करेगा किससे, CH3COOH रिएक्शन करने वाला है Na2CO3, तो होगा यूं, फिर से कहानी वही होगी। कहानी क्या है, Na बेचारा इस पे H पे हमला कर देगा, H बेचारा हमेशा लपेटे जरा, कह रहा भैया बस करो, कितना मारोगे। मैंने कहा भैया जब तक आऊंगा तब तक मारूंगा। तो बनेगा फिर से क्या, CH3COO Na, फिर से नाम वही है मेरे भाई, सोडियम एसीटेट। लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा और भी बन जाएंगे। मैंने कहा भैया CO3 की वजह से गैस कौन सी निकलेगी, CO2 और H2O भी बन जाएगा। अब याद करो उस कॉन्सेप्ट को, जब मैंने पढ़ाया था आपको रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड बेस एंड सॉल्ट जिसने देखी है समझ लेना, उसको इन रिएक्शन को समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो यार, ये कहीं ना कहीं एसिड ही तो है मेरे भाई, इथेनॉइक एसिड ही तो है ये, और इथेनॉइक एसिड का मतलब ये एसिड है। और एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है हमेशा CO2 गैस निकालता है, H2O बनाता है और सॉल्ट बनाता है। तो बस वही पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, बस नए अंदाज में पढ़ रहे हैं, दिक्कत इतनी है और क्या कहते हैं, मजा इतना ही है। हमने कहा भैया अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं भैया, अगर इसका रिएक्शन करवा दे, रिएक्शन विद NaHCO3, फिर से मैं कहूंगा ये रिएक्शन कब पूछी गई, 2025 में पूछी गई, ताजा माल है, मतलब माल ताजा है भैया, खतरनाक तरीके से। हमने कहा अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से इसको भिड़ा दे तब क्या होगा, वही होगा जो यहां पर हुआ है। होगा क्या भैया, CH3COOH प्लस में NaHCO3। अच्छा इसको बैलेंस भी कर ले, क्या कर दे बैलेंस, जरा बैलेंस करो, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, देखो क्या बैलेंस हुई क्या, चेक करो। हमने कहा मेरे भाई कार्बन एक है, कार्बन एक है, सोडियम 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 2, CH3 2, C2 C2, H2 H2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 2 2 2 दूनी 4, 4 3 7, उधर कितने हैं 2 है ना, 2 1 3 है, 3 है। तो क्या करेंगे भैया, C कितने हैं, देखो C 1 है और यहाँ पर कितने हैं C 1 2 दूनी 4, 4 1 5 C है टोटल, और इधर पे C कितने हैं 3 हैं, और 3 2 5 कर दो। अब देखो बैलेंस हो गई क्या, बैलेंस हो गई क्या, देखो 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 4 9 हो गए। यहाँ तो यार मामला थोड़ा सा डिसमिस हो रहा है, नहीं 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 भैया, जरा इसको मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं। अब देखो C कितने हैं, 1 मिनट 1 मिनट मेरे भाई, बस 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 जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर 2 लगा रहने दो, 2 लगा रहने दो। हमने कहा ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 3 7 है तो मेरे भाई, बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। आ जाओ आगे आ जाओ। हमने कहा CH3COOH NaHCO3, जब ये रिएक्शन होगी तो होगा क्या, फिर से भैया Na कहेगा H तू मुझे जहां भी मिल जाएगा किनारे, तुझे मैं बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, फिर से Na अटैक करेगा H पे और बनाएगा बिल्कुल यही कंपाउंड, देखो लाइन से वही बनता चला जाए, माल वही निकल रहा है, CH3COO Na प्लस में H2O प्लस में गैस CO2 निकल गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आराम से हमने रिएक्शन कर दी। इसका नाम फिर से लिख लो, सोडियम एसीटेट। और इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने कहा 2 हैं, एक तो ये वाली, ये भी पूछी गई है और ये भी प्रीवियस ईयर की है, तो इस पे अगर कम ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये मतलब 3 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहे हैं ज्यादातर में, यही बन रहा है सॉल्ट, बस इसमें एक प्रोडक्ट और बढ़ गया है, जस्ट CO2। क्लियर है, तो ये रहा पूरा चिट्ठा आपके सामने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का। मैंने कहा इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली, लिख ली और याद कर लिया, कोई क्वेश्चन माइकलाल पैदा नहीं हो बना दे जो आपको इसमें नंबर कटवा देगा। मैं कह रहा हूँ पूरे नंबर आएंगे, और इसके जब मैं कॉम्पिटेंसी करवा दूंगा ना मेरे भाई, तो आप मान जाओगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई है नोट्स में, उन्हीं से सीधा मैं क्वेश्चन का आंसर बनवा दूंगा, गारंटी ये मेरी है। नोट्स ऐसे देता हूं आपको जो सीधे क्वेश्चन में आपको फंसने नहीं देंगे मेरे भाई, इतनी गारंटी मेरी है। तो क्या करोगे, नोट्स को बना के उसको रिवीजन कर लोगे, बढ़िया से याद कर लोगे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लेना जो मैं डालूंगा, बस काम हो जाएगा अपना। क्योंकि 6 से 7 नंबर का चैप्टर, सोचो इतना भयंकर चैप्टर, लेकिन 6 से 7 नंबर का, मतलब हमें बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है, बहुत एक्यूरेट होना पड़ता है पढ़ने के लिए।
तब जाके नंबर हमारे पूरे आते हैं। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है, और कुछ ही चीज़ें हमें छांट के पढ़नी है, तो उसके लिए हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड और जो नोट्स मैंने दिए हैं उसमें इसलिए लिखवाता गया हूँ कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो क्या करेंगे, बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पर मैं पढ़ाऊंगा आपको लास्ट इसका टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट, और नॉमेनक्लेचर का पूरा चिट्ठा खोलेंगे अलग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत।